बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा हमने फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें स्टडी की, फाइनेंशियल प्राइवेसी, हमने हेल्थ की बात की। अब हमारा आ रहा है चिल्ड्रन पर्सनल डाटा। अब देखो इसकी बहुत ज़्यादा कह लो कि डेंजर यूज़ है जो हम देखते हैं इसको। देखो अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च, टीन्स spend over 5 hours per week surfing the web. Over 40% of them claim that their parents have no idea what they are looking at online. होता क्या है, जो हैबिट है बच्चों को मोबाइल पकड़ा देना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो हैव नो आइडिया. Meanwhile, Norton Online Living reports that 40% of teens have received an online request for personal information. In addition, an estimated 16% of the US children have been approached online by a stranger. तो एबडक्शन के केसेस, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा है यूएस में भी। उसकी वजह यही है, आपको याद हो ब्लू वेल एक आई थी गेम, इसी तरह डिफरेंट गेम्स आ रही हैं जो कि अनएथिकल हैं, जो फजूल याद किस्म की चीज़ें आ रही हैं और हमें पता ही नहीं होता। और वो डिमांड क्या कर रहे होते हैं, बच्चों से डाटा मांग रहे होते हैं, वो बच्चे डाटा दे देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती इन चीज़ों की। पहले तो बात है हमें ख़ुद केयर करनी चाहिए इन चीज़ों से। अब उसमें देखो फैमिली एजुकेशन राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट। अब ये एक्ट क्या कह रहे हैं? द फेडरल लॉ डेट असाइन सर्टेन राइट्स टू पेरेंट्स रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन रिकॉर्ड। दीज राइट ट्रांसफर टू द स्टूडेंट्स वंस स्टूडेंट रीच द एज ऑफ 18। यानी पहले राइट किसका है? पेरेंट्स के पास है। जब बच्चे 18 साल के हो जाएं तब वो उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब राइट हैं क्या? द राइट टू एक्सेस एजुकेशन रिकॉर्ड मेंटेन बाय द स्कूल, यानी जितना रिकॉर्ड उनको मेंटेन किया है वो एक्सेस कर सकते हैं। राइट टू डिमांड द एजुकेशन रिकॉर्ड बी डिस्क्लोज ओनली विद स्टूडेंट्स कंसेंट, यानी कोई बंदा चेक करना चाहता है तो स्टूडेंट की मर्ज़ी से ही चेक कर सकता है। राइट टू अमेंड एजुकेशनल रिकॉर्ड, कि चेंजेस करवानी है आपका राइट है, आप चेंज करवा सकते हो। राइट टू फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ स्कूल फॉर डिस्क्लोजिंग एजुकेशनल रिकॉर्ड इन वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट फेरपा। तो बेसिकली क्या है कि आप ये सारे राइट अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ताकि आप लोगों का डाटा चिल्ड्रंस का रोका जा सके। उस पर एक लॉ बना हुआ है। फिर ऑनलाइन प्राइवेसी एक्ट कुपा जो है ना, एनी वेबसाइट दैट केटर्स टू चिल्ड्रन मस्ट ऑफर कंप्रीहेंसिव प्राइवेसी पॉलिसी, नोटिफाई पेरेंट्स और गार्डियन अबाउट इट्स डाटा कलेक्शन प्रैक्टिस एंड रिसीव पेरेंटल कंसेंट बिफोर कलेक्टिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम चिल्ड्रन अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व की, लेकिन स्टिल होता है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं होता, कि 13 साल से कम बच्चे को किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर हो रहा है तो उनके वेबसाइट की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंटल कंसेंट लें, पेरेंट्स से लाजमी पूछें या उसके गार्डियन से पूछें। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1998 इन एन अटेम्प्ट टू गिव पेरेंट्स कंट्रोल ओवर द कलेक्शन, यूज एंड डिस्क्लोज ऑफ द चिल्ड्रन पर्सनल इंफॉर्मेशन। मकसद क्या था? ताकि पेरेंट्स को राइट दिया जाए। इट डज नॉट कवर द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन, यानी इंफॉर्मेशन बच्चों को क्या दे दी है वो चीज़ इस पर कवर नहीं हो रही। सो देर आर स्टिल लूप होल्स इन इट। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस काफ़ी ज़्यादा फेमस टॉपिक है जो चल रहा है आजकल। देखो दिस सेक्शन कवर द लॉज दैट एड्रेस गवर्नमेंट सर्वेलेंस इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस. New laws have been added and more laws amended in recent years in reaction to worldwide terrorist activities and development of new communication technologies. अब ये क्या चीज़ है कि चीज़ें चेंज हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस अब बढ़ गई है, इवन आपको हर जगह वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ड्यू टू टेररिज्म कह लें आप लोग। तो इस पे कम्युनिकेशन एक्ट 1934 आया था। अब देखो द कम्युनिकेशन एक्ट एस्टेब्लिश्ड द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एंड gave it responsibility for regulating all known for federal government use of radio and television broadcasting and all interstate telecommunication as well as all international communication that originate or terminate in the US. That also restricted the government's ability to secretly intercept communication. यानी वहाँ की गवर्नमेंट अब किसी की कॉल इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, सीक्रेटली परमिशन लेके कर सकती है। यानी वहाँ पे जितने टेलीकम्युनिकेशन इदारे हैं सबको रेगुलेट किया जाए, जितने भी नॉन फेडरल गवर्नमेंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, वॉट एवर, दे शुड बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस to that particular communication act which was established by Federal Communication Commission. Clear?
अब देखो द फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट अब डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर for the electronic surveillance and collection of foreign intelligence information in communication between foreign powers and the agent of foreign powers. देखो हमारे इधर ऑब्वियसली पूरी दुनिया में एजेंट दूसरे मुल्कों के एजेंसीज के आते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिर उनकी इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के लिए भी एक बना हुआ है. देखो फॉरेन इंटेलिजेंस इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैपेबिलिटी इंटेंशन एक्टिविटीज़ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स और एजेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी वो आगे काम कर रहे हैं वो सारे काम इस एक्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे. द एक्ट अलाउज सर्वेलेंस, एक्ट अलाउ कर रहा है सर्वेलेंस विदाउट कोर्ट ऑर्डर विद इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर अप टू अ ईयर unless the surveillance will require the consent of any communication to which the US person is a party. अगर यूएस पार्टी होगी तो उसमें फिर उसको क्या कम्युनिकेशन चाहिए होगा, कंटेंट चाहिए होंगे, लेकिन फ़ौरन है तो उसकी आप सर्वेलेंस कर सकते हो, क्योंकि वो आपको अब ज़ाहिर बात अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क की टेक केयर करनी है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिकेशन असिस्टेंस फॉर लॉ इन्फोर्समेंट. अब देखो was hotly debated law because it required that telecommunication industry to build tools into its product that federal investigator could use after obtaining a court order to eavesdrop on conversation and intercept electronic communication. अब देखो 1994 में बना था, मकसद क्या था, ताकि जो वो चाह क्या रहे थे कि जो टेलीकम्युनिकेशन ऐसे कंपनीज हैं मोबाइल की, इवन मोबाइल फ़ोन बनाने वाले जो हैं, वो अपने फ़ोन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट टूल्स यूज़ करें जिसको कल को वो इदारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो FIA वगैरह यूज़ कर सके, ताकि वो ईज ड्रॉप सुन सकें बातें उनकी कि उनकी आपस में बातें क्या हो रही हैं. फिर USA पेट्रोटिक एक्ट, देखो इट गेव स्वीपिंग न्यू पावर्स बोथ टू डोमेस्टिक लॉ and US international intelligence, including increasing the ability of law enforcement to search telephone, email, medical, financial and other records. It also eased restriction on foreign intelligence gathering in the USA. तो ये बेसिकली लॉ क्या है कि पेट्रोटिक क्या है, मतलब पेट्रियट, यानी वो उसको कह लो कि अपने मुल्क को बचाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस. अब देखो इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट गवर्न द कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल डाटा. वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ सच गाइडलाइंस एंड कॉल देम बाय डिफरेंट नेम्स. देखो फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस क्या है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको फेयरली यूज़ करना है, उस बंदे के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो वो नहीं चाहता. The overall of such guidelines to stop the unlawful storage of personal data, कि unlawful storage ना हो, eliminate the storage of inaccurate personal data and prevent the abuse or unauthorized disclosure of such data. Clear? अच्छा नेक्स्ट ये तो हमारा डिफरेंट कंसर्न्स हम देखें. नेक्स्ट की प्राइवेसी एंड anonymity issues. देखो the rest of this chapter will discuss a number of current and important privacy issues including data breach है, electronic discovery है, consumer profiling है, workplace monitoring है, advanced surveillance technology है. बेसिकली हम लोग भी आजकल जो फेस कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं. अब डाटा ब्रीचेस क्या है? An alarming number of identifying theft can be tracked to data breaches involving large databases of personal information. There are, for example, laptop computer containing the encrypted names, birth dates, and social security numbers of 26.5 million US veterans was stolen from the home of a veteran affairs analyst. The analyst violated existing VA policies by removing the data from his workplace. अब बेसिकली उसने क्या, वो एम्प्लॉय था, उसके पास डाटा था इतने लोगों का, उन रूल था उसको ये रिमूव करना चाहिए था, उसे रिमूव नहीं किया, उसके कंप्यूटर में पड़ा हुआ था जो कि स्टोल हो गया. तो इसमें सारे अब ये सारे इंफॉर्मेशन किसी भी बैड वर्क के लिए, बैड इंटेंशन के लिए यूज़ हो सकती है.
Discovery is a part of peritoneal phase of a lawsuit in which each party can obtain evidence from other parties by various means, including requests for the production of documents. The purpose of discovery to ensure that all parties will go to trial with much knowledge as possible. अब देखो इसमें बेसिकली सिनेरियो क्या है कि अब फॉर एग्जांपल अदालत में कोई गवाह पेश करना होता है ना, तो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि जी हम ये गवाह पेश कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसमें। अंडर द रॉ डिस्कवरी नाइदर पार्टी इज एबल टू कीप सीक्रेट्स फ्रॉम द अदर। शुड द डिस्कवरी रिक्वेस्टेड बी ऑब्जेक्टेड टू, द रिक्वेस्टेड पार्टी मे फाइल अ मोशन टू कंपेल डिस्कवरी विद द कोर्ट। यानी वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने क्या कहते हैं डिक्लेयर करनी है, बतानी है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी इज़ द कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड रिव्यू एंड प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर यूज़ इन क्रिमिनल एंड एक्शंस एंड प्रोसीडिंग। अब देखो हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपको डाटा चाहिए, एक डाटा स्टोर होता है कि एक बंदा डेली आते थे, सुबह इतने बजे एंटर होता है, शाम को इतने बजे जाता है, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा फॉर एग्जांपल चोरी का लगा कि इस टाइम पे इसने चोरी की थी किसी शहर में जाके, तो वो इदारे आके ऑर्गेनाइजेशन से डाटा ले सकते हैं, कंप्यूटराइज फॉर्म में ले सकते हैं कि ये बंदा इतने बजे हमारे ऑफिस में आया, इतने बजे तक काम किया, ये सारी चीज़ें। यानी वो क्या है इलेक्ट्रॉनिकली डिस्कवरी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकती है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, ईमेल है, ड्राइंग है, ग्राफ्स है, वेब पेजेस है, फोटोग्राफ्स है, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, डाटा बेसिस स्टोर है। तो तमाम की तमाम चीज़ें हो सकती हैं। थ्रू द ई डिस्कवरी प्रोसेस इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ ESI ऑफ अ प्राइवेट और पर्सनल नेचर विल बी डिस्क्लोज्ड। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोफाइलिंग। अब देखो कंज्यूमर प्रोफाइलिंग बेसिकली है क्या, कंपनीज क्या करती हैं, आप गए हो KFC पे, आपने वहाँ पे खाना खाया, आपसे उन्होंने एंड पे रिमार्क्स लिया, आपका ईमेल एड्रेस पूछा, फ़ोन नंबर पूछा, और जैसे लास्ट टाइम मैं पता नहीं किस स्टोर पे गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने ईमेल वगैरह मुझसे ली, तो मैं अभी गाड़ी में आके बैठा, तो उनका मैसेज आ गया थैंक्स फॉर कमिंग। तो बेसिकली कंपनीज ओपनली कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स व्हेन दे रजिस्टर्ड एट वेबसाइट, कंप्लीट सर्वे, फिल आउट फॉर्म्स और एंटर कंटेस्ट ऑनलाइन। Many companies also obtain information about web servers through the use of cookies, text files that can be downloaded to the hard drive of users who visit a website, so that website is able to identify visitor on subsequent visits. अब कंज्यूमर प्रोफाइलिंग होती है, लेकिन इसका लोग नेगेटिव यूज़ भी करते हैं, सेल भी करते हैं चीज़ों को, मिसयूज़ भी होती हैं चीज़ें। देखो companies also use tracking software to allow their website to analyze browsing habits and reduce personal interests and preferences. The use of cooking and tracking software is controversial because companies can collect information about consumer without their explicit permission. यानी आप बेहतर मुझसे जानते होंगे कि आप जो जैसे अब आजकल बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का दौर है कि आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर पैटर्न को देख के, उसकी सर्चेस को देख के, उसके हवाले से मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर देती हैं, तो ये भी इशू आ जाता है कंज्यूमर प्रोफाइलिंग में। वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। देखो वन रिसेंट स्टडी रिवील्ड दैट 60 to 80% वर्कर्स टाइम ऑनलाइन हैज़ नथिंग टू डू विद वर्क। Another source estimates that on average workers spend about 4 or 5 hours per week on personal matters. In a recent survey by an IT staff firm, 54% of companies reported that they were banning the use of social network sites like Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn to help reduce waste at time. So many organizations have developed policies on the use of IT in the workplace in order to protect against employee abuse that reduce workers' productivity or that expose the employer to harassment lawsuits. For example, an employer may sue his or her employer for creating an environment conducive to sexual harassment if other employees are viewing pornography online while at work and organization takes no measure to stop such viewing. तो वर्क प्लेस मॉनिटरिंग भी कंट्रोवर्शियल इशू है।
मतलब जितनी ये रिसर्च के अकॉर्डिंगली कंपनीज कहती हैं हमें कैमरे लगाने चाहिए, देखने चाहिए एम्प्लॉय क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई सोशल मीडिया वॉच कर रहा है। इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अनएथिकल है, पर प्रॉब्लम ये है कि एथिक्स अगर लोगों में आ रहे हैं तो काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, a number of advances in information technology such as surveillance cameras, satellite based system that can pinpoint a person's physical location provide amazing new data gathering capabilities. However, these advantages can also diminish individual privacy and complicate the issue how much information should be captured about personal people's private lives. यानी आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, वो कैमरे आपकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, वो सैटेलाइट के थ्रू बताते रहेंगे आप बाथरूम में गए हो, आप कमरे में गए हो, आप इधर गए हो, आप उधर गए हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन भी जाएगी जो नहीं रिक्वायर्ड है। तो ये इस तरह की सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको पता है, और आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फिर कैमरा सर्वेलेंस, जैसे CCTV आ गए हैं। अब क्या सर्वेलेंस कैमरा सपोर्टर्स ऑफर anecdotal data that suggests that cameras are effective in preventing crime and terrorism. They can provide examples in which cameras help solve crimes by collaborating the testimony of witness and help to trace suspects. CCTV का ऑफ कोर्स फ़ायदा है, बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन नेगेटिविटीज़ भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप लोगों के सामने अक्सर क्लिप्स भी आए होते हैं, मोस्टली फ़नी होते हैं। फिर व्हीकल इवेंट डाटा रिकॉर्डर, गाड़ी में लगता है, गाड़ी पे सेंसर लगता है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। देखो, सेंसर लोकेटेड अराउंड द व्हीकल कैप्चर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हीकल स्पीड, एक्सेलरेशन, सीट बेल्ट यूजेज, एयर बैग डिप्लॉयमेंट, एक्टिवेशन ऑफ एनी automatic collision notification system, driver input such as brake, accelerator and turn signal usage. The electronic data recorder cannot capture any data that would identify the driver of the vehicle, nor can it tell if the driver was operating the vehicle under the influence of drug or alcohol. यानी सिर्फ वो गाड़ी की इंफॉर्मेशन देगा, ड्राइवर की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लास्ट में आपके पास आ रहा है स्टॉकिंग ऐप। अब ये क्या है, आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है, और मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द यूज़र टू परफॉर्म लोकेशन ट्रैकिंग, रिकॉर्ड कॉल, व्यू एवरी टेक्स्ट मैसेज और पिक्चर सेंड और रिसीव, रिकॉर्ड द URLs और एनी वेबसाइट विजिट ऑन द फ़ोन। यानी आप इसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। आपने बच्चों को मोबाइल दिया, उसमें डाल दिया, आपने चाह के ट्रैक कर सको बच्चे की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके भी कोई प्राइवेसी राइट्स हैं, वो आप डिस्टर्ब करोगे। उसके बाद फिर आप किसी दोस्त के मोबाइल में डाल सकते हो, चोरी छुपे डाल दी ना, चलो जी रिकॉर्डिंग सारी ले ली। A built-in microphone can be activated remotely to use and listening device even when the phone is turned off. All information gathered from such app can be sent to the user email account to be accessed live or at a later time. अब इसमें कौन कौन सॉफ्टवेयर, मोबाइल स्पाई, फोन ट्रैकर है, फ्लेक्सी स्पाई है, मोबाइल नैनी है, नैनी नहीं ग्रैनी है। क्लियर है? यानी इसमें हमने ब्रॉडली हमने प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज पढ़े हैं, फाइनेंस, हेल्थ, चिल्ड्रन डाटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हमने कुछ इश्यूज, एनोनिमिटी, प्राइवेसी इश्यूज थे, डाटा ब्रीच है। यानी देखो, चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ भी है लेकिन नेगेटिव भी है, दोनों सिनेरियोज में चल रही हैं। तो हमारा मकसद क्या था, सिर्फ उनका नॉलेज लेना, उनको देखना कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 क्लोज होता है। कोई भी इशू यू मोर देन वेलकम टू आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।